जी जनाब, क्या हाल है? टेस्ट सही हो गया? गुड। तो पहले टेस्ट ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? टेस्ट पेपर है आप लोगों के पास? नहीं है ना? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा नजर। टेस्ट पेपर दिखाया जाए बच्चों को। तो जनाब फर्स्ट एमसीक्यू, यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जो पहला ऑप्शन है वो था परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम का। दूसरा ऑप्शन है कूलम्स कांस्टेंट का। तीसरा किसी का भी नहीं है, वो बेवकूफ बना रहे हैं। और चौथा है इट हैज नो यूनिट्स। सो द करेक्ट आंसर इज इट हैज नो यूनिट। समझ आई बात? व्हाई? बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है। रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन आर एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू epsilon upon epsilon naught. It is the ratio between two similar quantities. कहानी समझ आ रही है? ये बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों को? तो इस पे आप देखें, इस इक्वेशन के तहत आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिसको कोई आंसर समझना है आप डिजिटली यू कैन रेज हैंड और फिर हम आपसे क्वेरी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर टू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के मुकाबले में, वैक्यूम के मुकाबले में, इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस व्हाट हैपेंस? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेस? नो। व्हाई? इसलिए कि लोएस्ट फ्री स्पेस में होती है तो किसी और मीडियम में तो बढ़ जाती है। कूलम्स कांस्टेंट डिक्रीजेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिक्रीजेस, कूलम्स कांस्टेंट डिक्रीजेस। यस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बढ़ जाती है किसी भी मीडियम में फ्री स्पेस के मुकाबले में, और कूलम्स कांस्टेंट जो है वो कम हो जाता है। डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, कूलम्स कांस्टेंट कम हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज कूलम्स कांस्टेंट डिक्रीजेस। फिर दो ऑप्शन और है, कूलम्स फोर्स इंक्रीजेस। नहीं, जब कूलम कांस्टेंट कम होगा तो कूलम फोर्स भी कम होगी। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अ पॉइंट चार्ज इज एन इमेजिनरी चार्ज व्हिच हैज, तो ये हमने डिस्कस भी किया था, व्हिच हैज नेग्लिजिबल मास। इसमें ना स्मॉल साइज का मसला है, ना फील्ड का मसला है, ना चार्ज का मसला है, इसमें उसके मास का मसला है। सो a point charge is an imaginary charge which has a negligible mass. उसे पॉइंट चार्ज कहेंगे ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट न कर सके और सिर्फ कौन सी फोर्स एक्सर्ट करे? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करे। तो इसका सही जवाब है क्या? बी, यानी इट हैज अ नेग्लिजिबल मास। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये तीन स्टेटमेंट्स है, इसमें से आपको सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। सी, पहले सी पढ़ते हैं, उल्टा चलते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओहो, क्या खा गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल खा गए यहां से, तो ये गलत हो गया। B, the force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to distance between them. यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होना था तो स्क्वायर नहीं लगा, स्टेटमेंट गलत हो गई। अब आते हैं ए पर। The force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. सब सही है? कोई चीज कम तो नहीं है इसमें? सब चीजें पूरी हैं इस स्टेटमेंट में? इसको ओके कर दें? कंप्यूटर स्क्रीन से पूछे आंसर क्या है? None of the point charges. आंसर तो डी है। Point charges. यानी कि ये भी सही नहीं है। इसमें क्या कमी है? Point charges. जी? Point charges. में क्या कमी है? Point charges. पॉइंट चार्ज का जिक्र नहीं है।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस लिखा है, पॉइंट का जिक्र नहीं है। अगर पॉइंट चार्ज नहीं आया तो स्टेटमेंट गलत हो गई, स्टेटमेंट इनकम्प्लीट हो गई, सो दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डॉक्टर। सही। क्वेश्चन नंबर 5, the Coulomb's force between 2 point charges, एक small q है, एक capital Q है, when separated by distances f, what will be the Coulomb's force between them if the distance is doubled? तो Coulomb's force की इक्वेशन आपको मालूम है, F is equal to K Q1 Q upon R square। तो यहाँ K Q upon R square है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस डबल कर दिया, तो जब डिस्टेंस डबल करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी, लेकिन फोर्स R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस डबल करेंगे, डबल का स्क्वायर होता है 4, तो फोर्स जो है वो कम होगी, यानी कि क्या रह जाएगी 1/4, तो फोर्स रह जाएगी F/4। सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज डी। जब डिस्टेंस डबल होगा तो फोर्स हाफ होती है अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो फोर्स रह जाएगी 1/4। क्वेश्चन नंबर 6, मैथमेटिकली कूलम्स लॉ इज रिप्रेजेंटेड एज। अब इसमें से एक सही इक्वेशन तलाश करनी है आपको, तो उम्मीद है कि आपने इजीली तलाश कर ली होगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये आसान सवाल था, ये बीच में आपको एक थोड़ा सा आसान सवाल मुंह सही करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज has a certain strength at 1 centimeter from the charge। ये कौन से चार्ज की बात हो रही है, सोर्स चार्ज या टेस्ट चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ पॉइंट चार्ज has a certain strength। तो एक चार्ज के गिर्द एक फील्ड है, इसका मतलब ये कौन सा चार्ज हुआ, सोर्स चार्ज, और उससे एक खास फासला है कितना 1 सेंटीमीटर, उस पे उसकी एक स्ट्रेंथ है यानी इंटेंसिटी है। तो वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज। तो अब इसी चार्ज से ट्वाइस डिस्टेंस पे चले जाएं, तो सोर्स चार्ज से जब ट्वाइस डिस्टेंस पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला सोर्स चार्ज के लिहाज से क्या है, KQ/R स्क्वायर। फिर कोई रिलेशनशिप जो फोर्स की थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर फासला हो रहा है, डबल हो रहा है। तो जब फासला डबल होगा तो इंटेंसिटी भी कम होना है, लेकिन किस रिलेशन से कम होना है, R स्क्वायर। डबल का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इंटेंसिटी 1/4 रह जाएगी। तो अब देखिए कौन सी चॉइसेस दी हुई है उन्होंने कहा हाफ एज मच, उन्होंने कहा सेम, उन्होंने कहा 4 टाइम्स, तो इंटेंसिटी बढ़नी तो है ही नहीं, उन्होंने कहा नन ऑफ दीज। तो सही जवाब क्या है इसका, नन ऑफ दीज, क्योंकि 1/4 आंसर आना था और 1/4 इसमें से कोई भी चॉइस नहीं है। कहानी समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8, electric field intensity at a point is 10 Newton per coulomb। एक फील्ड है, उसके एक पॉइंट पे इंटेंसिटी 10 है। कब? when a test charge 5 microcoulomb is placed at that point, जबकि वहां एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है 5 microcoulomb। what should be the intensity at the same point? उसी फील्ड के उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी अगर किसको बदल दिया, सोर्स चार्ज को नहीं बदला, किसको बदल दिया, टेस्ट चार्ज वहां से 5 का हटा के 10 माइक्रोकूलम का रख दिया। तो इफ टेस्ट चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर टेस्ट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, तो अगर उसी पॉइंट पे 5 का टेस्ट हटा के 10 माइक्रोकूलम का टेस्ट चार्ज रख दिया, तो उस पॉइंट की इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी? यस, सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज चेंज नहीं हो रहा, टेस्ट चार्ज चेंज हो रहा है। तो टेस्ट चार्ज के चेंज होने से इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, तो पहले भी 10 थी, अभी भी 10 रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट इज फॉर व्हिच मीडियम? तो आप पढ़ चुके हैं कि कूलम्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन
तो जिसके लिए एप्सिलॉन सबसे कम होगा उसके लिए कूलम्ब कांस्टेंट सबसे ज्यादा होगा। एप्सिलॉन सबसे कम किसके लिए है? फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। लिहाजा कूलम्ब कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी? ग्रीस के लिए नहीं, मिल्क के लिए नहीं, ऑयल के लिए नहीं, किसके लिए होगी? फ्री स्पेस के लिए। So the maximum value is for free space. The answer is D. Question number 10. Electric intensity at a point due to charge Q is given by, यानी ये charge Q due to charge Q यानी कि सोर्स चार्ज हो गया ये। तो अब इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है? B सही है? B for boy? नहीं, B तो सही नहीं है, बात सही लगी। C सही है? Yes, sir. C looks good. And what about A? A is also looking good. No, Why not? upon Q, small q. क्योंकि E is equal to F upon Q में जो Q है वो टेस्ट चार्ज होना चाहिए और यहाँ सोर्स चार्ज बना दिया आपने, तो E is equal to F upon Q। अगर सोर्स चार्ज लिख देंगे तो इक्वेशन गलत हो जाएगी। सो टू अब नहीं, सिर्फ एक इक्वेशन सही है, which is C. So the answer is C. Answer is C. Question number 11. Electric intensity at a point is defined F. क्या? Force experienced by a positive test charge at that point. Equation definition complete है? Force experienced by a positive test charge? नहीं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। Force experienced by a positive source charge at that point? नहीं, source charge तो force experience नहीं करना है, test charge को करना है। Force experienced by a 1 coulomb positive test charge at that point? 1 coulomb वाली तो डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी कोई? Unit positive. तो यूनिट पॉजिटिव की पढ़ी थी। यस, तो यूनिट को ही तो 1 कूलम कहते हैं। थोड़ा सा घुमाया अल्फाज को, तो दिस इज द राइट डेफिनेशन। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 कूलम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। और कोई नंबर डी भी चेक कर लें चॉइस। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। नहीं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज होता तो भी सही होती, लेकिन सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड नहीं करना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली, अब इसमें आपको 3 सेंटेंसेस दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज। डज इट लुक करेक्ट? Intensity at a point is equal to K2 upon R square, to directly proportional to magnitude of source charge. Yes. Inversely proportional to magnitude of test charge. E is equal to क्या? F upon Q. याद है? तो टेस्ट चार्ज की इक्वेशन है ये। तो क्या इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? इक्वेशन में तो लग रहा है, लेकिन ये धोखा है। क्या धोखा है इसमें? क्योंकि इस F में भी एक टेस्ट चार्ज छुपा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज रॉन्ग। इंडिपेंडेंट होती है उसके, आपने खास तौर पे लिखा था आखिर में जाके। तो बी चॉइस करेक्ट नहीं है, ए चॉइस अभी तक सही है। फिर सी कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सही लग रहा है ना? नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होना चाहिए, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो सी भी गलत है, तो फिर डी तो गलत ही होगा, क्योंकि 2 तो करेक्ट नहीं है, खाली 1 करेक्ट है, व्हिच इज ए। सो द करेक्ट आंसर इज, कंप्यूटर से भी पूछ ले, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 13। Coulomb's force between 2 point charges is independent of magnitude of test charge, independent of magnitude of source charge। ये है Coulomb's force, K Q1 Q2 upon R square। तो Coulomb's force सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है नहीं करती है? करती है। टेस्ट चार्ज पर डिपेंड करती है नहीं करती है? करती है, दोनों पे करती है। तो ए भी गलत, बी भी गलत। सी है डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। हाँ, ये बात तो सही है। एंड डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। नो, डायरेक्टली नहीं, वो तो इनवर्सली है, वो भी स्क्वायर के। तो डी तो भाई आप तो सही हो ही नहीं सकते, बहुत ही भोंग की बात कर रहे हैं आप। तो सी इज करेक्ट। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी। सी। क्वेश्चन नंबर 14। चले, ये एक और मूव सही करने के लिए आसान सवाल दिया था। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज क्या? न्यूटन पर कूलम। सो द करेक्ट आंसर इज ए। एंड क्वेश्चन नंबर 15। The direction of electric field intensity is the same as the direction of force experienced
by a positive test charge. So the correct answer is A नहीं, C नहीं, D नहीं, बल्कि क्या B. So the correct answer is B. Force experienced by a positive test charge. ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चंस थे आज के सवालात के. तो यहाँ तक हमारा पेपर डिस्कस हुआ. जी जनाब, तो की मालूम होने के बाद, आंसर्स मालूम होने के बाद मूड ऑफ हो गया या सही है? ज्यादा उदासी तो नहीं आ गई है? हाँ, तो इट्स ओके. एमसीक्यूज में, खासतौर पे एमसीक्यूज के पेपर्स शुरू में आपको आपकी मेहनत के मुकाबले में या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में आपकी गलतियां ज्यादा होंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव सवालात को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है और एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है. तो अगर यही पेपर मैं डिस्क्रिप्टिव में दे दूं तो मेजॉरिटी के शायद 80% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट को एमसीक्यूज में पूछूंगा तो काफी कम 50% बच्चे ऐसे होंगे या उससे भी कम जिनके 80% मार्क्स आएंगे. तो उसकी वजह यह है कि हर एमसीक्यू में कोई ना कोई बारीकी होती है, थोड़ा सा उसको गौर करना पड़ता है. तो उस एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, यानी वो एक टेस्ट में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में, 5-6 टेस्ट के बाद आप देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी. तो अगर कभी कभी एमसीक्यूज के टेस्ट में आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सवाल गलत हो जाए तो दिल को छोटा ना करे. वो पहले ही बहुत छोटा है आजकल, तो उसको उदास ना होने दें और परेशान ना हो इतना. वी ऑल्सो नो, वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ इट. और हम इस चीज को अच्छा, हम पेपर आसान नहीं बनाना चाहते, क्योंकि एक बहुत आसान तरीका है आपको खुश करने के लिए या दिल को दिलासा देने के लिए पेपर आसान बना दें, सारे सवाल ऐसे बना दें, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम आपके ये, लेकिन उसका नुकसान होगा क्योंकि फिर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे और फिर आप बोर्ड के लिए तैयार नहीं होंगे. और अगर बोर्ड के एग्जाम के लिए आप तैयार ना हुए तो फिर यहाँ तो ये कर रहे होंगे, वहां जाके ये कर रहे होंगे. तो हम ये नहीं चाहते कि वहां जाके ये करें, वहां जाके ये करें और लाइफ में ये करें तो असल मजा तब है. तो अभी थोड़ा थोड़ा उदासी चलती है क्योंकि आगे आने वाला वक्त जो है आपके लिए अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह. तो इसलिए थोड़ा सा हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा पेपर बोर्ड के पेपर से थोड़ा सा ज्यादा टफ होता है हमेशा. तो इट विल ऑलवेज बी टफर देन व्हाट यू विल गेट इन योर एग्जाम्स. तो हम उससे थोड़ा टफ बनाते हैं ताकि आप ज्यादा मुश्किल के लिए तैयार हो, तो फिर आसान तो आप कर ही लेंगे. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को लेके चलें. पेपर एमसीक्यू के पेपर को दोबारा सॉल्व कीजिएगा, तीसरी दफा सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको ऐसे ऐसा पता चलेगा. सेम पेपर को भी बार बार करें ताकि आपको पता चले कि आप गलती कैसे कर रहे थे या कहाँ पे गलती हो रही है जिसको आप सही कर सकते हैं. ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे. सवाल लिखिए. फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ find the electric intensity at a distance of 100 centimeter at a distance of 100 centimeter from a charge of 10 microcoulomb. Find the electric intensity at a distance of 100 centimeter from a charge of 10 microcoulomb. सवाल को दोबारा पढ़ें. किसी चार्ज का जिक्र है क्या? इस सवाल को पढ़कर आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जो वैल्यू गिवन है ये टेस्ट चार्ज की है या सोर्स चार्ज की है? टेस्ट चार्ज किए? यस. 1 is for test charge, 2 is for source charge. तो ये वैल्यू टेस्ट चार्ज की है, जिनका ख्याल है 1, जिनका ख्याल है 2, सोर्स चार्ज की है या टेस्ट चार्ज की है? और से पढ़िए दोबारा. एक चार्ज है
उससे कुछ फासले पे इंटेंसिटी, तो वो चार्ज जिसको बारे में बताया है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऐसा कोई जिक्र है? पढ़े। एक चार्ज है, क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? नहीं। ये ऐसा ही है कि आपसे कहा जाए कि आग लगी हुई है एक जगह और उससे 100 सेंटीमीटर के फासले पे बताएं तपिश कितनी है, ठीक है? तो वो आग फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, वो तपिश महसूस नहीं कर रही, उससे 100 सेंटीमीटर दूर तपिश पता नहीं है। तो फिर सवाल पढ़िए, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। आप बताइए, जिन लोगों का ख्याल है कि टेस्ट चार्ज है वो 1 और जिनका ख्याल है सोर्स चार्ज है वो 2, दोबारा सोच के बताइए। गुड, काफी 1 वाले 2 हो गए। यस, दिस इज द सोर्स चार्ज, दिस इज नॉट अ टेस्ट चार्ज। कहीं फोर्स एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही ना, उसने ये नहीं कहा इस चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस की है या इस पर फोर्स लगी है, ठीक है? सो दिस इज द चार्ज जिसकी वजह से फील्ड है, ये नहीं कह नहीं रहे वो, लेकिन अंडरस्टूड बात है कि एक चार्ज है उसके कुछ फासले पे इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, इसका मतलब उसी की इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, तो दैट इज द सोर्स चार्ज, ठीक है? तो जब सोर्स चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की कौन सी इक्वेशन याद आएगी आपको? E is equal to F upon Q। यस, ये सोर्स चार्ज वाली इक्वेशन है, ये सोर्स चार्ज वाली इक्वेशन है। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। बस गर्दन हिला दी, मैंने कहा ये F upon Q करें, हाँ खुद नहीं सोचेंगे कुछ। सोर्स चार्ज वाली इक्वेशन कौन सी है? E is equal to K Q upon R स्क्वायर। तो अगर आपको इंटेंसिटी पता करनी है, अगर आपको सोर्स चार्ज मालूम है तो इक्वेशन यूज करेंगे। Q मालूम है, सोर्स चार्ज मालूम है? यस नो? सर यस मालूम है, गुड, 10 माइक्रोकूलम, एक्सीलेंट। डिस्टेंस मालूम है? डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यस 100 सेंटीमीटर, एक्सीलेंट। K मालूम है? कूलम्स कांस्टेंट नहीं पता? कूलम्स कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, K इज इक्वल टू क्या? 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब कोई ये कहेगा कि ये तो फ्री स्पेस के लिए है। यस, तो अगर कुछ ना बताया जाए कि कौन सा मीडियम है तो इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड कि फ्री स्पेस की बात हो रही है। तो इफ द मीडियम इज नॉट डिक्लेयर्ड देन इट इज फ्री स्पेस, एंड फॉर फ्री स्पेस वी नो द वैल्यू ऑफ K। एग्रीड? तो K मालूम, Q मालूम, R मालूम, क्या मालूम हो जाएगा? क्या मालूम हो जाएगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऑल नोन है, सिर्फ एक अननोन है। सिर्फ अब आपको यूनिट्स का ख्याल रखना है। यूनिट्स का कैसे ख्याल रखेंगे? देखिए, K का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। कौन सा यूनिट है? MKS। ये MKS यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में है सारी यूनिट। तो अब आपको हर चीज MKS में लानी है। R 100 सेंटीमीटर, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में, ठीक है? तो 100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। सादिया कुछ पूछ रही है जी, सादिया खुरम। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दें। जी सादिया फिर से बोलें। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार। ओके, क्वेश्चन ये था, फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर at a distance of 100 centimeter from a charge of 10 microcoulomb। ठीक, ये था सवाल। तो आपको डिस्टेंस मालूम है, आपको सोर्स चार्ज मालूम है, आपको कूलम्स कांस्टेंट मालूम है। यूनिट सही कीजिए, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, वैल्यूज प्लेस कीजिए, इंटेंसिटी आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से। कैलकुलेटर है? काफी लोगों ने कैलकुलेटर उठा लिया है। मैं इस सवाल को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करूंगा। मुझे इस तरह के सवाल में आई वुड प्रेफर नो कैलकुलेटर। खाली वैल्यूज लिख के देखिए, पावर कैलकुलेशन आनी चाहिए, यू कैन डू इट इजीली विदाउट अ कैलकुलेटर। नायला नदीम आंसर लिखिए चैट में। अच्छा चैट ऑफ है तो चलिए अनम्यूट कर दें इनको, इनका आंसर पूछते हैं।
Sir, 9 Yes. exponent 10. Sorry? Say it 9 again. exponent 10. 9 into 9 10 power exponent 10. ओके, इनका आंसर है 9 into 10 power 10. क्या? Newton न्यूटन per coulomb. पर कूलम. गुड. अब ये देखते हैं ये आंसर सही है या गलत है. 9 into 10 power 10 न्यूटन पर कूलम इन्होंने आंसर बताया हमें. क्या आपने डिस्टेंस 1 मीटर लिया है? सही. क्या आपने चार्ज की वैल्यू में माइक्रो खा लिया लंच में आज? हाँ, ये साइलेंट के तौर पे खा लिया होगा आपने, है ना. तो 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6. 10 into 10 पावर -6 कूलम. सही. तो अब आप वैल्यूज प्लेस करेंगे तो E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू 1 का स्क्वायर. सही. तो 10 पावर 1 10 पावर 9 10 पावर 10 होता है, बिल्कुल सही. लेकिन आगे 10 पावर -6 भी है, तो 10 पावर 10 10 पावर -6 बाकी बचा 10 पावर 4. So the answer is E is equal to 9 into 10 power 4 Newton per coulomb. Yes? यही आंसर आया सबके पास? गुड. अच्छा, जिनके पास नहीं आया तो वो देखिए उन्होंने कहा गलती की है. सोहानी आप चेक कीजिए क्या गलती की. सोहानी को जरा नोट कर दीजिए. सोहानी. नहीं सर सेम है. आ गया, गलती चेक करी. Are you all done? Can you move on to the next question? Good. लिखिए. A charge of 10 microcoulomb experiences a force of 10 power -3 Newton. A charge of 10 microcoulomb experiences a force of 10 power -3 Newton at a point in an electric field. At a point in an electric field. Find the electric intensity at that point. Find the electric intensity at that point. Also find the force experienced by a 15 microcoulomb. Also find the force experienced by a 15 microcoulomb charge placed at that point. Also find the force experienced by a 15 microcoulomb charge placed at that point. I repeat the question. A charge of 10 microcoulomb experiences a force of 10 power -3 Newton at a point in an electric field. Find the force experienced by a charge of
15 microcoulomb, sorry, पहले find the electric intensity at that point. Also find the force experienced by a charge of 15 microcoulomb when placed at that point. अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए। दो पार्ट हैं, पहले खाली फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए। क्या लगता है आपको ये 10 माइक्रोकूलम कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है या टेस्ट चार्ज है? टेस्ट चार्ज के लिए 1, सोर्स चार्ज के लिए 2। टेस्ट चार्ज के लिए 1, सोर्स चार्ज के लिए 2। क्या लगता है आपको, टेस्ट चार्ज है या सोर्स चार्ज है? वेरी गुड, तो फोर्स एक्सपीरियंस की बात हो रही है, लिहाजा टेस्ट चार्ज। एक्सीलेंट। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए पहले। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। जब टेस्ट चार्ज दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है? E is equal to F upon Q. Yes. Newton over Coulomb. Sir, 100 Newton upon Coulomb. ओके, सेकंड पार्ट कीजिए। मैंने कमेंट नहीं किया कि सही है या गलत है, लेकिन आप आगे जा सकते हैं। इसलिए नहीं किया क्योंकि बाकी लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, और लेट्स सी कि व्हाट इज द आंसर। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? गुड। नाइला से पूछते हैं क्या आंसर है। नाइला नदीम। सर फर्स्ट पार्ट का है 100 न्यूटन पर कूलम और सेकंड पार्ट का है फोर्स आई है 1.5 एक्सपोनेंट -3 न्यूटन। आपने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर आ रहा है 100 न्यूटन पर कूलम, और आपने कहा कि फोर्स का आंसर आ रहा है 1.5 into 10 power -3 न्यूटन। यही बोला आपने? यस। लेट्स सी बाकी लोग क्या कहते हैं। Sir, force 1.5 exponent -3 Newton आ रही है। ओके गुड। तो फर्स्ट पार्ट में आप सबने फोर्स की वैल्यू रखी, न्यूमरेटर में टेस्ट चार्ज रखा, डिनोमिनेटर में पावर्स को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर बन गया 10 पावर -5, ऊपर आके 10 पावर +5, 10 पावर +5 और 10 पावर -3, बाकी बचा 10 पावर 2 विच इज इक्वल टू 100। अब जिन लोगों ने कैलकुलेटर से किया है इसको सॉल्व ठीक है, लेकिन बराए मेहरबानी कोशिश करें थोड़ा सा कैलकुलेटर से इंडिपेंडेंट हो जाएं, थोड़ा सा खुद अपने दिमाग पर भी जोर दें ताकि वो चलता रहे,
वरना फिर वो कमजोर हो जाएगा बेचारा। तो 100 न्यूटन पर कूलम शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर इंटेंसिटी। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसी पॉइंट से 10 को हटा के 15 रख दिया, फोर्स निकालिए। तो जब फोर्स की बात हो, इंटेंसिटी की बात हो, टेस्ट चार्ज की बात हो, तो इक्वेशन यही रहती है। जब फोर्स की बात हो, इंटेंसिटी की बात हो, टेस्ट चार्ज की बात हो, तो इक्वेशन यही रहती है। अब होगा F इज इक्वल टू EQ। तो उसी पॉइंट पे क्या चेंज किया? इंटेंसिटी तो वही रहेगी, क्या चेंज किया? टेस्ट चार्ज चेंज किया। तो इंटेंसिटी वही है यानी कि 100, और टेस्ट चार्ज रख दिया 15 माइक्रोकूलम यानी 15 into 10 पावर -6। सही? तो यस, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये रह जाएगा 10 पावर -4। तो 15 into 10 पावर -4 इज योर आंसर, या 1.5 into 10 पावर -3 क्या? न्यूटन। हमेशा यूनिट साथ लिखिए, यूनिट नहीं लिखेंगे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। फिर आप कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमने तो पेपर सही किया था, हमारे साथ हमेशा ज्यादती होती है। तो ज्यादती हम खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं पूरे मिलेंगे, डिडक्शन हो जाएगी। तो ऑलवेज राइट डाउन द यूनिट। तो फोर्स इज इक्वल टू 15 into 10 पावर -4 न्यूटन, या 1.5 into 10 पावर -3 न्यूटन। वेरी गुड। ओके जनाब, जिनका सवाल मुकम्मल हो गया वेरी गुड, जिनका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ आप छोड़ दीजिए, क्लास के बाद कंप्लीट कीजिएगा। एक छोटा सा डिस्कशन है 5 मिनट का। आई वांट यू टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स चार्ज वर्सेस टेस्ट चार्ज अ लिटिल मोर। अब तक हमने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को डिस्कस किया है। वो चार्ज, टेस्ट चार्ज इज 1 एंड सोर्स चार्ज इज 2। वो चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो क्या है? सोर्स चार्ज है। वो चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। वो चार्ज जो होस्ट है वो क्या है? होस्ट। यस, वो सोर्स चार्ज है। और वो चार्ज जो गेस्ट है, जो बाहर से आ रहा है, जो चेक करने आ रहा है, वो कौन है? वो टेस्ट चार्ज है। एक्सीलेंट। अब जरा थोड़ा सा मैं और डेप्थ में जाऊंगा। फर्ज कीजिए एक फील्ड है, और फर्ज कीजिए ये सोर्स चार्ज है कैपिटल Q, और ये इसकी फील्ड है। अब इस फील्ड को हम टेस्ट करना चाहते हैं, पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या लाते हैं? बाहर से टेस्ट चार्ज लाते हैं, स्मॉल q, और वो यहां लाके रखते हैं। अब जरा ये एक थोड़ा सा मैं जरा ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसके लिए आपको थोड़ी सी जहमत होगी, थोड़ी सी जहमत होगी, सॉरी, परेशान ना हो, थोड़ा दिमाग ही लेगा जरा, ठीक है? थोड़ा काम में लाए, इसको जगा लें, वापस सो रहा होगा, उठा दे, तो इसको उठा के बिठाएं बेचारे को। हाँ, अब थोड़ी सी जहमत वाली बात करने वाला हूं। तो टेस्ट चार्ज को जब यहाँ लाके रखेंगे, वो यहाँ क्यों आया? वो ये बता चेक करने आया कि भाई यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। लेकिन जब वो यहां आ जाएगा तो टेस्ट चार्ज खुद भी तो एक चार्ज है ना, या नहीं है? वो खुद भी तो एक चार्ज है। तो जब वो खुद भी एक चार्ज है तो उसकी भी तो वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज की फील्ड होती है, लिहाजा उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जब वो यहां आएगा तो अब जो फील्ड बनेगी वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगी। एक तो पहले से थी और एक टेस्ट चार्ज भी ले आया। एमन आगा समझ रही है? यस, तो एक पहले से थी सोर्स चार्ज की और अब एक टेस्ट चार्ज की अपनी भी फील्ड है, तो दो फील्ड एक साथ हो जाएंगी एक जगह पर।
जब दो फील्ड एक साथ हो जाएंगी तो वो जो हमें रिजल्ट बता रहा होगा वो तो दोनों का कंबाइंड बता रहा होगा। ठीक है, तो ये आइडियल सिचुएशन, ये टेस्ट चार्ज होने की आइडियल सिचुएशन नहीं है। ये टेस्ट चार्ज की होने की आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि टेस्ट चार्ज आके सिर्फ इस फील्ड को टेस्ट करे, इस फील्ड को डिस्टर्ब ना करे, इस पे अपना असर न डाले, और उसके लिए जरूरी है कि टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड ना हो या बहुत वीक हो। तो इसलिए याद रखिए कि बाय डेफिनेशन टेस्ट चार्ज is an imaginary charge which has very weak electric field. उसकी अपनी फील्ड बहुत कमजोर होती है। वो सोर्स चार्ज को टेस्ट करने आया है लेकिन वो उस पर फोर्स लगा नहीं सकता। हालांकि थ्योरेटिकली इट इज इम्पॉसिबल। अगर ये चार्ज है और ये भी चार्ज है, अगर इसकी वो है तो इसकी भी वो होगी, समझे? अगर इसकी फील्ड है तो इसकी भी फील्ड होगी, और अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है तो ये भी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं फोर्स एक्सर्ट करने का राइट सिर्फ सोर्स चार्ज के पास है और टेस्ट चार्ज के पास सिर्फ जुल्म सहने का राइट है, सिर्फ उस पर जुल्म किया जा सकता है। वो पाकिस्तान की आवाम है टेस्ट चार्ज। It cannot exert the force. It can only experience the force. लिहाजा टेस्ट चार्ज वो इमेजिनरी चार्ज है जो बाय डेफिनेशन इतना वीक है, उसकी फील्ड इतनी वीक है कि उसकी अपनी फील्ड नेग्लिजिबल होगी, और वो फोर्स वो तो कर सकता है, वो नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? एक्सपीरियंस कर सकता है, एक्सर्ट नहीं कर सकता। दैट्स इज हाउ अ टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड। तो इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी आप आइंदा डेफिनेशन पूछेंगे एमसीक्यूज में तो ये सवाल अभी से पेपर आउट कर रहा हूं मैं कि टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज विद चॉइसेस होंगी नीचे, तो उसमें जो सही चॉइस होगी वो होगी नेग्लिजिबल फील्ड। उसकी अपनी फील्ड बहुत वीक होगी, उसकी अपनी वैल्यू बहुत कमजोर होगी और नेग्लिजिबल फील्ड रखता होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये एक आपको नया कॉन्सेप्ट दिया आज हमने, सोर्स चार्ज वर्सेस टेस्ट चार्ज। कल की क्लास में इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, और अब तक जो आपने पढ़ा है एक नजर दिखाइएगा, 10 मिनट लगेंगे, क्विक रिव्यू कर लीजिएगा कल आने से पहले। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।